नमस्कार एवरीबॉडी, सीयूईटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग क्लोपाइरिफोस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। आइए जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अभी न्यूज़ में ये चल रहा है कि क्लोपाइरिफोस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है या हम कहें कीटनाशक है, उसका ग्लोबल लेवल पर बैन चलने की चर्चाएं चल रही हैं कि इस इंसेक्टिसाइड को ग्लोबली आपको बैन कर देना है, क्योंकि अगर इसका फर्दर एग्रीकल्चर में यूज़ होता रहा तो हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ये इम्पैक्ट कर सकता है। आगे देखते हैं। इस पर्टिकुलर बैनिंग के प्रोसीजर को जिस कन्वेंशन या मीटिंग में डिस्कस किया वो था BRS कन्वेंशन। तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द BRS कन्वेंशन डिबेट्स लिस्टिंग क्लोपाइरिफोस इन एनेक्स ए ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्या मतलब हुआ, ये जो कन्वेंशन थी इसमें ये डिबेट हुआ कि इसमें कुछ एनेक्स ए, मतलब आप समझने के तौर पर समझ सकते हैं कि एनेक्स ए इज काइंड ऑफ अ लिस्ट जो कि ये चीज़ें कंटेन करती है, उन केमिकल्स की लिस्टिंग कंटेन करती है जिनको कम्प्लीटली आपको बैन कर देना है। मतलब कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जिन पर आपको जिनके अंदर जो आपको केमिकल का मेंशन करना होता है वो केमिकल्स होते हैं जो आप रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एनेक्स ए में अगर आप किसी केमिकल को डाल रहे हैं, दैट मीन्स आप उसका कंप्लीट बैन कर देंगे। अब उसका फर्दर यूज़ नहीं होना चाहिए, इमीडिएट लेवल पर उसका यूज़ बंद हो जाना चाहिए। तो डिबेट अभी ये चल रही है कि क्लोपाइरिफोस इतना ज़्यादा नुकसानदायक इंसेक्टिसाइड है कि इसको तुरंत एनेक्स ए में डाल दें ताकि इसका यूज़ ग्लोबली हम बोल दें कि लोग बंद कर दें। ये न्यूज़ में था। और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चीज़ इंडिया के सामने भी रखी गई, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर इन दिस कन्वेंशन, तो जब इंडिया के सामने इस मुद्दे को रखा गया, इस डिबेट को रखा गया, तो इंडिया का ये स्टैंड था कि हम इसका यूसेज बंद नहीं कर सकते। अब ये काफ़ी एक कंसर्न वाला मैटर है कि इतना अगर ये हजार्डस है हेल्थ के लिए, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने इस चीज़ के लिए बैक ऑफ कर दिया कि हम इसका यूसेज बंद नहीं कर सकते। वो हमने क्यों करा अभी आगे समझेंगे। पहले थोड़ा सा क्लोपाइरिफोस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है और हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज क्लोपाइरिफोस। ये एक ऑर्गन फॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, और कब से 1965 से इसका यूसेज होता हुआ आ रहा है। सो यूज सिंस 1965 टू कंट्रोल एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पेस्ट। दूसरा, मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये इंसेक्ट्स की नर्व पे जाके उनके अंदर की बॉडी को डैमेज कर देता है, इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। और इसका वाइड स्प्रेड यूज़ होता है हाउस होल्ड और पेट्स प्रोडक्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमने समझा कि क्लोपाइरिफोस बेसिक होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब सिम्टम्स की बात अगर देखें तो इसके एक्सपोजर पाथवेज कौन कौन से हैं। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में इसको स्प्रिंकल करा जा रहा है और कहीं ना कहीं स्किन पर इसका कांटेक्ट आ रहा है तो वो भी हार्मफुल है। अगर इसको इनहेल किया जा रहा है, सांसों के थ्रू भी अगर ये जा रहा है तो भी ये हार्मफुल है। इंजेक्शन अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो भी ये बहुत ज़्यादा हजार्डस है हेल्थ के लिए। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसमें, हेडेक हुआ, नोजिया हुआ, डिजीनेस हुआ, मसल क्रैम्प, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व करे गए हैं। और फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर सकता है ये। तो ये इसके कुछ इल इम्पैक्ट्स हैं जो हेल्थ पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से इस डिस्कशन को इतना ग्लोबल लेवल पर कंसिडर किया जा रहा है कि इसका बैन होना अभी कितना ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डेफिनेटली अगर हम इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं एग्रीकल्चर ग्राउंड पर तो सॉइल के ऊपर भी इसके रेसिड्यूज जाएंगे और फिर सॉइल इरोजन से वो पानी वाटर टेबल तक जाएगा तो पानी भी इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम इस एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा लेवल पर पोल्यूट कर रहे हैं अगर इसका एक्सेसिव यूसेज हो रहा है तो। हाईली टॉक्सिक टू बर्ड्स, अगर आप क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बर्ड्स भी क्रॉप पर रिलाइड होती हैं तो बर्ड्स पर भी आ रहा है। पानी में इसके रेसिड्यूज जा रहे हैं तो फिश भी इम्पैक्ट हो रही है। अर्थवर्म्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं, अर्थवर्म्स, ये सब इससे इम्पैक्ट होंगे अगर ये सॉइल के ऊपर, क्योंकि इसका नेचर होता है कि लंबे समय तक परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, बहुत जल्दी ये वैनिश नहीं होता है, क्योंकि इसकी नेचर है इस इंसेक्टिसाइड की, ये परसिस्ट करता है लंबे समय तक एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस वजह से इकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी भी इसके रिगार्डिंग हम देखने को हमें मिलती है। इंडिया में जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत हम इसका यूसेज करते हैं, ठीक है। WHO ने इसको हजार्डस बोला है और EPA ने, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने इसको पॉसिबल कार्सिनोजन डिक्लेयर कर दिया है। अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर कार्सिनोजन
रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसके अंदर की जो फीचर्स हैं वो कार्सिनोजन हैं, मतलब कैंसर को वो कॉज कर सकती हैं। और अगर ऐसी चीज़ कोई फूड प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करी जा रही है, स्प्रिंकल करी जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उस चीज़ का तो इमिजिएटली बैन हो जाना ही बहुत आवश्यक है। ये वाटर में, ह्यूमन ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, इन सब में भी पाया जाता है, क्योंकि अगर इनटेक हो रहा है तो इसके रेसिड्यूज कहीं ना कहीं इसमें भी देखे जाते हैं और ओवर टाइम वो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट प्रेजेंट करते हैं या शोकेस करते हैं। अब जो अपन ने इनिशियल स्लाइड में NXA की बात करी थी, थोड़ा वो देख लेते हैं कि जैसे NXA, या अपन इसको एक तरीके की लिस्ट समझ सकते हैं कि जो लिस्ट A है या NXA है, इसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो आप कंप्लीटली बैन करने वाले होते हैं, जिनका आप फर्दर यूज़ आपको नहीं करना, वो इस लेवल पर हार्मफुल हैं। तो डिबेट ये चल रही है कि क्लोपायरिफोस को इसके अंदर डाल देना चाहिए। तो NXA क्या क्या इंक्लूड करता है? केमिकल पार्टीज दैट मस्ट बी कंप्लीटली बैन और एलिमिनेटेड। बी क्या कंसिडर करता है? वो केमिकल्स जिनका यूज़ आप लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड प्रोपोर्शन में ही आप उनका यूज़ करेंगे। और NXC क्या इंक्लूड करती है? वो केमिकल्स जो अनइंटेंशनली प्रोड्यूस हो गए हैं। मतलब क्या हुआ कि आप प्रोड्यूस कुछ और कर रहे थे, पर उसका बाय प्रोडक्ट कुछ ऐसा रिलीज हुआ जो अनइंटेंशनल प्रोडक्शन क्रिएट करता है, तो वो भी आपको मिनिमाइज, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड प्रोपोर्शन में ही यूज़ करना है। तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में जो एनेक्सेस हैं उनका ये बाइफर्केशन था। तो डिबेट ये चल रही थी कि क्लोपायरिफोस को इसके अंदर ऐड ऑन कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा सा इसके फैक्ट फाइल की ओर जाएं तो ये मीटिंग जेनेवा में हुई थी। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका ये है कि अगर ग्लोबली इसको बैन कर दिया जाए तो अपन हेल्थ रिस्क को और एनवायरमेंटल डैमेज को काफ़ी स्तर पर रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को इसके बैन को सपोर्ट करना चाहिए और इसका कोई सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए, कोई ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए जिसके यूज़ से इसका यूसेज कम हो सके। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। इंडिया भी पार्टी था इस कन्वेंशन में, तो इंडिया ने बैक ऑफ कर दिया कि वो यूज़ इसका ख़त्म या कम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मेजरली एग्रीकल्चर रिलाइड है। और दूसरा, हमको बहुत मास प्रोडक्शन करना होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, और बहुत एक्सेसिव डिमांड को मीट आउट करना होता है विद इन टाइम। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए हमने ये स्टैंड दिया डिबेट में कि हम इसका यूसेज तो बंद नहीं कर सकते, पर एक ये बहुत चिंताजनक एक विषय है कि इतना हार्मफुल और कार्सिनोजन होने के बावजूद हम इसको बैन नहीं कर रहे हैं। तो अंततः गत्वा बात ये सामने आती है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, नीति आयोग है, इन सबको साथ में बैठ के कुछ ऐसा ऑल्टरनेट या इसका ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए कि केमिकल इंसेक्टिसाइड को हम बैन करें और इस लेवल का ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट क्रिएट करें कि हमारी जो इतनी वास्ट नीड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जो डिमांड है वो भी मीट आउट हो सके, और ये जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट्स की जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को पोल्यूट करती है, ख़राब करती है, वो भी क्योर कर सकें। प्लस एक बेटर सोल्यूशन भी हम ढूंढ सकें इसका, ताकि जो लोगों की इस जनरेशन की या कमिंग जनरेशन की हेल्थ है उसको सिक्योर कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोपायरिफोस। आई होप मेरे इस प्रयास से आपको समझ में आया हो कि क्लोपायरिफोस क्या चीज़ है, क्यों ये न्यूज़ में था और इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टैंड था। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।